आज के वीडियो में हम वीमा नाटक की कथा वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। हमने देखा था कि प्रस्तुत नाटक की प्रमुख स्त्री पात्र वीमा कहीं खो गई है और उसका पति उसे खोजना शुरू करता है। दिन भर उसकी खोज में उसका पति जमन इधर उधर भटकता रहता है। रात के 10 बज जाते हैं और फिर उसे वीमा की याद सताने लगती है, क्योंकि वीमा 10 घंटे बजते ही पलंग पर लेटती थी। इसीलिए वह अपनी पत्नी की याद से फिर से अस्वस्थ हो जाता है। जमन वर्मा मुख्य गेट बंद होने की आवाज़ भी सुनता है और फिर सुबह स्कूल के लिए वह किसी प्रकार की कोई तैयारी नहीं करता है, अर्थात वह स्कूल में नहीं जाता है। तो स्कूल में जाने के लिए जमन वर्मा को कोई बुलाता भी नहीं है। उसके बिना ही प्रार्थना हो जाती है या हारमोनियम के बिना ही प्रार्थना हो जाती है। जमन वर्मा उठता है और अपनी छड़ी लेकर छड़ी टेकता हुआ पानी पीने के लिए मटकी की ओर जाता है। तब उसके पैरों में एक कपड़ा अटक जाता है। उस कपड़े को देखकर टटोलकर उसे ऐसा लगता है कि शायद यह वीमा की चुनरी है। वो उठाता है और टटोलता है तो जान जाता है अच्छी तरह से कि यह कोई वीमा की चुनरी नहीं है, बल्कि यह किसी मर्द का वस्त्र है, यह किसी पुरुष का अंगोछा है। और फिर उसे याद आता है कि यह निश्चित रूप से श्यामाजी का अंगोछा लगता है और यह तो बिल्कुल नया है। उसको मालूम था कि कल ही स्कूल के सामान के साथ यह अंगोछा खरीद कर लाया हुआ था। और इस बात को जान जाने के बाद फिर उसकी चिंता और अधिक बढ़ जाती है। कलेजा उसका उथल पुथल करने लगता है, अस्वस्थता उसकी बढ़ने लगती है, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। वीमा की चिंता में वह पहले ही रात भर सो नहीं पाया था। वह वही अंगोछा लेकर श्यामाजी के पास चला जाता है और उसके पास जाकर 3-4 बार उसे सर सर कहकर पुकारता है, परंतु श्यामाजी उसको किसी प्रकार का कोई प्रतिसाद नहीं देते हैं और फिर उसकी बात को सुनकर भी वे अनसुना कर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद फिर श्यामाजी कहते हैं कि जमन बाबू, कैसे आना हुआ तुम्हारा? तब जमन कहता है कि सर, कल रात से वीमा घर पर नहीं है। तब श्यामाजी कहता है कि नेत्रहीन है, कहाँ गई होगी, वह भी तुमसे बिना पूछे। और अत्यंत कुटिलता से फिर वह कहता है कि जमन, जाने दो, जैसे वह पाई थी वैसे गुम भी हो गई है, अब उसका विचार करना छोड़ दो। तब जमन वर्मा कहता है कि नहीं नहीं सर, उसकी चिंता में मैं रात भर सो नहीं पाया। और ऐसा कहकर वह अपनी नम हुई आँखों को पोंछता है। तब श्यामाजी कहता है कि अच्छा, तुम सुबह स्कूल में क्यों नहीं आए? तुम्हारे बिना ही घंटी बज गई, प्रार्थना भी हो गई। फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, अब जाओ अपनी क्लास में, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे।
कहे तो मैं तुम्हें क्लास तक छोड़ आता हूँ। तब जमन कहता है कि सर आपकी थाने कचहरियों में अच्छी खासी पहचान है और आप विमा की तलाश करवाओ, एफआईआर दर्ज करवाओ। परंतु श्यामाजी उसकी बात को टालते हुए कहता है कि स्कूल के ये नेत्रहीन बच्चे जो हैं ना तुम्हारी ही भाषा बोली जानते हैं, तो इसलिए तुम पहले अपने क्लास पर जाओ और बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। मैं तो उन्हें बहुत समझा कर आया हूँ, लेकिन बार बार तुम्हें ही पूछ रहे हैं। चलो तुम्हें क्लास तक मैं छोड़ आता हूँ। और उसी समय एक कागज़ निकालकर उस पर साइन करने के लिए भी, उस पर दस्तखत करने के लिए भी जमन वर्मा को श्यामाजी कहता है। परंतु श्यामाजी का यह जो कहना है कि उस कागज़ पर दस्तखत करो, तो इस बात का जमन वर्मा विरोध करता है। वो कहता है कि सर मैं क्लास ले लूँगा और इस कागज़ पर भी दस्तखत कर दूँगा, परंतु पहले बीमा का पता लगाओ। मैं बहुत चिंतित हूँ। आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, परंतु पहले मेरी पत्नी को तलाशना आवश्यक है, इसीलिए उसकी तलाश करवाओ। अब श्यामाजी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर कहता है कि देखो बच्चों वाली रट छोड़ दो और मेरी राय मान लो, क्योंकि अब ये जो निशक्त जन है, तो इन निशक्तों के लिए एक सामूहिक विवाह का हमने आयोजन किया है और इस निशक्त जनों के सामूहिक विवाह के लिए आप अपना आवेदन दे दीजिए। हमने आवेदन मंगवाए हैं, तुम भी अपना आवेदन दे दो और जाति के कॉलम में अपनी जाति जरूर लिख दो। तुम्हें कोई खर्चा नहीं होगा, सारा खर्चा संस्थान की ओर से किया जाएगा। तुम्हारी जात बिरादरी की किसी लड़की के साथ तुम्हारा ब्याह किया जाएगा। तब जमन कहता है कि सर इस जगह जहान में, इस संसार में बीमा ही मेरे लिए सब कुछ है। बीमा से बढ़कर अब मेरे लिए कोई नहीं है। और जमन को दान दहेज का लालच भी दिखाया जाता है। तुम्हारी नौकरी के साथ साथ 500 रुपये का इजाफा भी मिलेगा, इस प्रकार से उसको लालच दिखाया जाता है और विमा को भुलाने की बात की जाती है। लेकिन जमन वर्मा यह बात मानने को तैयार नहीं होता है। वह कहता है कि विमा को ढूंढने में मेरी मदद करो, आप हमारे लिए साया है, हमारे कृपानिधि है और इस नेत्रहीन पर दया करो। विमा मेरी पत्नी है, वे मेरी अर्धांगिनी है, उसके लिए मैं नौकरी को तिलांजलि भी दे सकता हूँ। विमा से अलग मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी विमा की तलाश करने में मुझे मदद करो। तब श्यामाजी और अधिक गुस्से में आता है और गुस्से में आकर कहता है कि ये फालतू की बातें छोड़ दो, विमा को अब भूल जाओ। फिर भी बड़े साहस से जमन कहता है, मैंने और विमा ने कोर्ट मैरिज की है, अब मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। उसके कागज़ भी है मेरे पास कोर्ट मैरिज के, तो अब मैं उसे नहीं भूल सकता। तब श्यामाजी कहता है कि अरे कहाँ विमा और कहाँ तुम, वह ज़मींदार है और तुम फाका मार, वह सिर है तो तुम चरण, जो कुछ हुआ है वह सब कुछ बेकायदा है, सब कुछ अब तुम भूल जाओ। तुमने तो जात छुपा कर रखी थी और उसके साथ विवाह किया था और अब तुम बगुला भगत बनकर इधर उधर घूम रहे हो। हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है, नीचे कोई नहीं जाना चाहता, और तुमने जाति छुपाकर शादी की है और बेचारी को फंसाया है ताकि दलित से सवर्ण बन जाना, या दलित से सवर्ण बनने के लिए तुम
इस प्रकार से यह कदम उठा रहे हो या उठाया है। तब जमन कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, यह सब झूठ है। कोर्ट मैरिज से पहले मैंने विमा को सब कुछ बता दिया था। यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जाति भेद के कारण, उस उच्च नीचता के कारण, उस एक निशक्त व्यक्ति पर, एक विकलांग व्यक्ति पर किस प्रकार से अन्याय किया जाता है या कैसे अत्याचार किया जाता है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट हो जाती है। हमें नाटक में यह देखने को मिलता है। तो विमा के मन में भी जाति भेद को लेकर किसी प्रकार की कोई घृणा नहीं थी। वह नहीं मानती थी जाति पाति को। और विमा ने अपने पिताजी और भाई भाउजों का उत्पीड़न जमन के सामने प्रस्तुत किया था, बखान किया था। जमन को बताया था कि उसे उसके अपने घर में, माता पिता के घर में कैसे प्रताड़ित किया जाता है, कैसे सताया जाता है। यह सारी बातें जमन वर्मा को विमा ने बताई थी और उसी प्रकार जमन वर्मा ने विमा को अपनी जाति पाति, अपना घर परिवार, यह सारी जानकारी दे दी थी। तो सही अर्थ से जमन विमा को एक प्रकार से सहारा ही देता है, या उसने सही अर्थ से विमा को सहारा देने का ही कार्य किया है, उसे आश्रय देने का ही कार्य किया था। तो कोर्ट मैरिज के आवेदन पर भी जमन ने अपनी जाति भर दी थी। विमा को भी साफ साफ बताया था कि वह अनुसूचित जाति से है। तब विमा ने यह बात कही थी कि जो भी हो, आदमी को इंसान होना चाहिए, वह हो तुम। अर्थात विमा यहाँ पर किसी जाति को महत्व नहीं देती है, तो इंसान के भीतर की इंसानियत को महत्व देती है, मानव के भीतर की मानवीयता को महत्व देती है। और यह दोनों के विचार, दोनों की सोच यहाँ पर देखने को मिलती है। तब श्यामाजी जमन वर्मा को ऐसे ही डांटता रहता है और कहता है कि बकवास बंद करने को कहता है, और कहता है कि अब विमा का जो ज़मींदार बाप है और उसका जो सर्विस वाला भाई है, तो यह दोनों भी अभी मेरे पास है, यहाँ पर मेरे पास कुर्सी पर बैठे हुए हैं। अगर मैंने इनको नहीं रोका हुआ होता तो अब तक तुम्हारी बोटी बोटी कर दी होती, या अब तक तुम्हारा खून कर दिया होता, अब तक तुम्हारी हत्या कर दी होती, अर्थात तुम्हें ख़त्म कर दिया होता। लेकिन मैंने ही इन लोगों को अब रोक कर रखा हुआ है। अभी वक्त है खुद को संभालने का, इसलिए तुम संभल जाओ। ये लोग ताल्लुकेदार है और संयोग से मेरे रिश्तेदार है। वे अपने साथ एक कागज़ लाए हैं और यह जो कलम है, ये जो पेन है, ये ले लो और चुपचाप अपने दस्तखत इस कागज़ पर कर लो। यह तलाक का कागज़ है और इस पर विमा के दस्तखत भी हो चुके हैं। इस प्रकार से जमन को फंसाने का नियोजन यह लोग करते हैं, परंतु जमन इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था, इतनी आसानी से हार मानने वालों में से वह नहीं था। वह कहता है कि यह कागज़ विमा को पढ़कर सुनाया था क्या आपने, उसे बताया था क्या कि यह कागज़ तलाक का है? नहीं ना। तो विमा के साथ भी तो आप लोगों ने ऐसे ही धोखा किया है और मेरे साथ भी आप लोग यही धोखा करना चाहते हो। और जमन अपने हाथों में वह कागज़ लेता है और पहले तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेन से उस कागज़ पर लकीर मारता है और फिर निबट कर उस कलम की नोक से उस कागज़ पर ही तोड़ देता है गुस्से से। कुर्सियों पर बैठे हुए दोनों व्यक्ति गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं और गुस्से से बेकाबू होकर जमन की गर्दन दबाने की कोशिश करते हैं या गर्दन की ओर बढ़ते हैं, पर श्यामाजी उन्हें रोकता है और रोकते हुए कहता है कि इस मर्ज का इलाज यह नहीं है। जमन भी अपने हाथ में पकड़े हुए पेन को दूर फेंक देता है गुस्से से और कहता है कि श्यामाजी, इस कान सुन या उस कान सुन, मैं नेत्रहीन जरूर हूँ लेकिन मैं कायर नहीं हूँ।
विमा के खातिर तो मरने से भी मैं नहीं डरूँगा। और तब श्यामा जी उसे अंधी, ठूंठ, नीची जात का कहकर उसको धुतकारते हैं, उसको अपमानित करते हैं, उसकी उपेक्षा करते हैं और उसको प्रताड़ित करते हुए वहाँ से चले जाने के लिए वहाँ से कहते हैं। तब जमन कहता है कि मुझे अंधा, ठूंठ और नीच जात का कहकर तूने अपनी जात, अपनी औकात बता दी है। हर कोई आपकी रग रग को जानता है और अगर मेरी बीवी, मेरी पत्नी और होने वाले बच्चे को कुछ हुआ तो तुझे मैं खटघरे में खड़ा कर दूंगा, तुझे मैं कटघरे में डाल दूंगा। तो अपने हाथ की छड़ी टेबल पर फिर जोर से ठोक कर कहता है कि कान खोलकर सुन लो श्यामा जी, विमा मेरी पत्नी है, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब श्यामा जी कहता है कि अरे जा आया बड़ा पत्नी वाला कहीं का, वह तो जहन्नुम मेरी जूते मारेगी तुझे, और तेरे कमर में बांधा हुआ जो अंगोछा है वो मेरा है, यहाँ पर छोड़कर टेबल पर रख दे और फिर चला जा। तब जमन वर्मा कहता है कि फिर से वह अपने हाथ की जो छड़ी है वह टेबल पर ज़ोर से ठोक कर कहता है कि यह अंगोछा तो मेरे लिए सबूत है, तेरे काइयापन का, तेरे दुष्कर्म का यह सबूत मेरे पास ही रहेगा, मैं इसे कहीं भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। तब जमन क्रोधित होता है और साथ ही उदास भी होता है, चिंताग्रस्त होता है और वह उसी निराशा से एक रिक्शा में बैठकर निशक्तजन आका के दफ्तर में चला जाता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि यह निशक्तजन आका का जो ऑफिस है, जो दफ्तर है, वहाँ जाने के बाद क्या उसको अपनी पत्नी को ढूंढने में मदद मिल सकती है या नहीं, फिर हम आगे के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।